विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देखेंगे। तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, we have learned Dalton's atomic theory in chapter 3, which suggests that the atom was indivisible and indestructible. हमने चैप्टर 3 में डाल्टन्स एटमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था, जिसमें कहा गया था कि एटम इंडिविजिबल पार्टिकल है, ना हम एटम्स इंडिविजिबल और इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। But the discovery of two fundamental particles, electrons and protons, inside the atom led to the failure of this aspect of Dalton's atomic theory. लेकिन क्या हुआ, बाद में हमारे पास में दो फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी की गई। दो फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे पास में कौन कौन थे? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, जो हमारे एटम के अंदर प्रेजेंट थे। जिस वजह से हमारा जो डाल्टन्स एटमिक थ्योरी था वो फेल हो गया था। It was then considered necessary to know how electrons and protons are arranged within an atom. तो जब हमारे पास में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो गई, तो उसके बाद हमारे लिए जानना ज़रूरी हो गया कि किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हमारे एटम के अंदर अरेंज रहते हैं। फॉर एक्सप्लेनिंग दिस, मेनी साइंटिस्ट प्रपोज्ड वेरियस एटमिक मॉडल्स। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने बहुत सारे एटमिक मॉडल्स प्रपोज किए। जे थॉमसन वॉज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम को प्रपोज करने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, जिन्होंने कि मॉडल लिया था। कौन सा मॉडल था देखेंगे, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो हमारे जे थॉमसन ने कौन सा मॉडल लिया है? Thomson proposed the model of an atom to be similar to that of a Christmas pudding. तो क्रिसमस में जैसा हमारा केक बनता है, उसकी तरह उन्होंने कंसिडर किया कि एटम इस तरह का होता है। The electrons in a sphere of positive charge were like currants, dry fruits in a spherical Christmas pudding. तो हमारा जैसे क्रिसमस का केक होता है, उसमें हमारा जिस तरह से ड्राई फ्रूट फैला हुआ होता है, उसी तरह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी फैले हुए होते हैं। वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अ वाटरमेलन। द पॉजिटिव चार्जेस इन द एटम इज स्प्रेड ओवर ऑल ओवर लाइक द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन, while the electrons are stirred in the positively charged sphere like the seeds in the watermelon. तो दूसरा उन्होंने कंसिडर किया है कि ये हमारा वाटरमेलन की तरह होता है। वाटरमेलन यानी तरबूज, जिसमें कि लाल खाने वाला जो हिस्सा होता है, रेड वाला, तो उसको उन्होंने क्या माना? उसको उन्होंने पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया। जबकि हमारा जो तरबूज में जो सीड्स होते हैं, उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन की तरह कंसिडर किया। जिस तरह से हमारा तरबूज में इलेक्ट्रॉन्स इम्डेड है, तरबूज में हमारा जिस तरह से बीज इम्डेड हैं, बिखरे हुए हैं, उसी तरह से हमारा एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी बिखरे हुए हैं, ऐसा हमारा जे थॉमसन का कहना था। तो ये था उनका मॉडल, जिसमें कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, ये हमारा पूरा का पूरा स्फेयर है जो पॉजिटिव स्फेयर है, और इसमें ये सीड है, छोटे छोटे सीड्स हैं, जिसको इन्होंने इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया था। आगे इन्होंने लिखा है, जे थॉमसन 1856 to 1940, a British physicist, was born in Chatham, Delhi, a suburb of Manchester, on 18th December 1856। तो जे थॉमसन एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे। ये इनका जन्म चेथम हिल में, मतलब मैनचेस्टर में इनका जन्म हुआ था 18 दिसंबर 1856 ईस्वी में। He was awarded the Nobel Prize in Physics in 1906 for his work ऑन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए इनको 1906 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ही डायरेक्टेड द कैवेंडिश लेबोरेटरी एट कैम्ब्रिज फॉर
35 years and 7 of his research assistants subsequently won Nobel Prize। तो उन्होंने 35 ईयर्स तक कैवेंडिश लेबोरेटरी जो कैम्ब्रिज में है वहाँ पर 35 ईयर्स तक डायरेक्टर का काम किया, डायरेक्ट किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने टीच किया। और उनके 7 रिसर्चर्स, उनके 7 स्टूडेंट्स ऐसे थे, 7 असिस्टेंट रिसर्चर्स थे जिनको कि नोबेल प्राइज़ मिला था। तो अब देखते हैं कि हमारे थॉमसन सर ने क्या प्रपोज किया था हमारे एटॉमिक मॉडल के लिए। थॉमसन प्रपोज्ड दैट an atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it। हमारे थॉमसन सर ने कहा था कि हमारा एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर की तरह है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स बिखरे पड़े हैं। पहली बात उन्होंने ये कही थी। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, यानी अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 प्रोटॉन होगा, तो मैग्नीट्यूड इनका इक्वल ही होगा। सो द एटम हैज़ होल इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसलिए हमारा जो एटम है वो पूरी तरह से न्यूट्रल है। ऑल्दो Thomson's model explained that atoms are electrically neutral, the result of experiments carried out by other scientists could not be explained by this model as we see below। तो उन्होंने ये बातें कही थी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन, हमारा जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम्बेडेड हैं। दूसरे हमारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए और उनको सेम रिज़ल्ट उन्होंने नहीं गेट किया। तो हमारे दूसरे साइंटिस्ट में पहला नंबर आता है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड आए, उन्होंने स्ट्रक्चर, हमारा एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से प्रपोज किया वो देखते हैं। Ernest Rutherford was interested in knowing how the electrons are arranged within an atom। अर्नेस्ट रदरफोर्ड भी जानना चाहते थे कि आखिर हमारा इलेक्ट्रॉन्स किस तरह एक एटम में अरेंज्ड है। रदरफोर्ड डिज़ाइंड एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस। उन्होंने इसे जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन द थिन गोल्ड फॉयल। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल को उन्होंने लिया और उसको उन्होंने थिन गोल्ड फॉयल के ऊपर में बम्बार्ड कराया। ही सेलेक्टेड अ गोल्ड फॉयल। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने गोल्ड का फॉयल ही क्यों यूज़ किया। तो हम जानते हैं कि हम लोग गोल्ड एक मेलेबल सब्सटेंस है, उसको पीट करके हम लोग बहुत ही पतला शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये यूज़ किया। क्या लिखा हुआ है, ही सेलेक्टेड अ गोल्ड फॉयल बिकॉज ही वॉन्टेड अ थिन लेयर एज पॉसिबल। तो उन्होंने गोल्ड फॉयल का यूज़ इसलिए किया क्योंकि वो जितना पतला हो सकता था उतना पतला उनको लेयर की प्राप्ति कहाँ से हो सकती थी। इतना पतला लेयर वो सिर्फ गोल्ड से गेन कर सकते थे क्योंकि ये एक मेलेबल सब्सटेंस है। दिस गोल्ड फॉयल वॉज अबाउट 1000 एटम्स थिक। तो इतना पतला 1000 एटम के जितना ये पतला हो सकता था गोल्ड। आगे लिखते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस। अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस होता है। हीलियम ऐसा हीलियम आयन जिस पर कि चार्ज 2 हो, वो हमारा अल्फ़ा पार्टिकल कहलाता है। सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4u, द फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स हैव अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल का मास 4u होता है, इसीलिए फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल का जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो काफ़ी हाई होता है। It was expected that alpha particles would be deflected by a subatomic particle in gold atoms। तो यहाँ पर एक्सपेक्ट किया गया था कि अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्ट करेगा सब एटॉमिक पार्टिकल से, मतलब गोल्ड के एटम से गोल्ड के सब एटॉमिक पार्टिकल से टकराने के बाद में वो डिफ्लेक्ट करेगा। सिंस द अल्फ़ा पार्टिकल्स वर मच हैवियर दैन द प्रोटॉन्स, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शंस। अब क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल वो बहुत ही हैवी थे, इतने मतलब प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में हैवी थे, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन की उम्मीद नहीं किए थे। तो फाइनली उन्होंने ये इस जो सेटअप था उस पर एक्सपेरिमेंट किया। तो ये था अल्फ़ा पार्टिकल को स्कैटर किया गया। ये है गोल्ड के एटम्स, ये सभी जितने दिख रहे हैं सर्कुलर फॉर्म में, ये गोल्ड के एटम्स हैं। इन पर अल्फ़ा पार्टिकल को स्कैटर करवाया गया। तो देखिए जब ये स्कैटर करवाया जा रहा है तो
बहुत सारे पार्टिकल्स स्ट्रेट मूव कर जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स देखिए डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स में डिफ्लेक्शन हो रहा है, छोटा कम एंगल के साथ में डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कुछ थोड़ा लार्ज एंगल के साथ में डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और कुछ पार्टिकल्स बैक आ गए थे, जहाँ मतलब इसी डायरेक्शन में वापस टकरा करके आ गए थे। मैक्सिमम पार्टिकल्स स्ट्रेट गए थे। तो इस तरह से उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने कुछ और सोचा था और हुआ कुछ और। क्या हुआ? बट द अल्फ़ा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गिव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था वैसा रिजल्ट नहीं होकर के कुछ और रिजल्ट आया। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड। उन्होंने क्या देखा? फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। तो बहुत सारे मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल्स हमारे गोल्ड फॉइल से स्ट्रेट पास कर गए। सेकेंड है, सम ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल छोटे स्मॉल एंगल बना करके डिफ्लेक्ट किए। सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपेयर टू रीबाउंड। तो 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो कि टकरा करके हमारा फॉइल से टकरा करके और वापस आ जा रहा था। In the words of Rutherford, this result was almost an incredible, as if you fire a 15-inch shell at a piece of tissue paper and it comes back and hits you. तो ये जो एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, ये जो रिज़ल्ट था वो इनक्रेडिबल था। उनका कहना था कि अगर हम 15 इंच के शेल मतलब एक टिश्यू पेपर पे अगर 15 इंच शेल को फेंके तो वो टकरा करके वापस आ जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट कुछ इस तरह का उनको मिला था। ये है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जन्म 1871 में हुआ था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड वॉज बोर्न एट स्प्रिंग ग्रोव ऑन 30 अगस्त 1871। तो स्प्रिंग ग्रोव में 30 अगस्त 1871 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जन्म हुआ था। ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को न्यूक्लियर फिजिक्स का फादर कहा जाता है। He is famous for his work on radioactivity and the discovery of nucleus of an atom with the gold foil experiment. तो इन्हें ये जो थे हमारे फेमस थे, रेडियो एक्टिविटी में इन्होंने बहुत सारा काम किया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने न्यूक्लियस को खोजा। ही गॉट द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री इन 1908। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड को 1908 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। लेट अस थिंक एन एक्टिविटी इन एन एटम इन एन ओपन फील्ड। तो अभी तक हमने एक्सपेरिमेंट जो किया था उसमें मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल्स हमारा गोल्ड फॉइल से टकरा करके वो स्ट्रेट लाइन में ही चले गए थे। सिर्फ कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स हमारा टकरा करके स्मॉल एंगल से वापस आए थे और कुछ पार्टिकल जो थे स्ट्रेट टकराए और 180 डिग्री में वापस लौट आए थे। अब उसके आगे की कहानी क्या है? लेट अस थिंक ऑफ एन एक्टिविटी इन एन ओपन फील्ड टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप मान लीजिए कि ओपन फील्ड में कर रहे हैं। लेट अ चाइल्ड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए वॉल ऑफ हिज आइज क्लोज्ड। एक बच्चा है जो एक दीवार के सामने खड़ा है, उसकी आंखें उसने बंद कर रखी हैं। लेट हिम थ्रो स्टोन्स एट द वॉल फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो कुछ दूरी से क्या किया जाता है कि उस बच्चे को कहा जाता है कि स्टोन यानी कि पत्थर को उस वॉल पे दीवार पर मारना है। ही विल हियर द साउंड व्हेन ईच स्टोन स्ट्राइक्स द वॉल। तो जैसे ही वो पत्थर मारेगा तो हर एक पत्थर जैसे ही वॉल से टकराएगा तो उसको उसकी आवाज़ सुनाई देगी। ध्यान रखेंगे कि बच्चे का आँख यहाँ पे बंद था। If he repeats this 10 times, he will hear the sound 10 times. अगर वो 10 बार पत्थर मारता है उस दीवार पर तो उसे 10 बार आवाज़ सुनाई देगी। But if a blindfolded child were to throw stones at a barbed wire fence, most of the stones would not hit the fencing and no sound would be heard. लेकिन ये तो हो गया कि एक सिंपल दीवार पर मारा, 10 बार उसने मारा पत्थर को तो उसे 10 बार आवाज़ सुनाई दी। लेकिन अगर ऐसा हो
कि एक कांटेदार जो तार आता है खेत के पास में, जो फेंसिंग लगाई जाती है खेत में, जो उसको बाड़ा कहते हैं, तो फेंसिंग लगाई जाती है वो कांटेदार तार से सेपरेट करने के लिए। तो वो वाला तार से फेंसिंग लगी हुई है, और वहाँ पर बच्चे को अगर स्टोन को थ्रो करने के लिए दिया जाए तो क्या होगा? तो क्या सब जितने स्टोन वो फेंकेगा सारी स्टोन की आवाज़ उसे सुनाई देगी? देखते हैं क्या होता है। बट मोस्ट ऑफ द स्टोन्स वुड नॉट बी हिट द फेंसिंग। जैसे ही वो पत्थर फेंकेगा तो क्या होगा कि कुछ आवाज़ तो उसको वापस लौट करके सुनाई देगी। जो टकराएगा, वायर से टकरा करके वापस आएगा, वो आवाज़ उसे सुनाई देगी। लेकिन फेंसिंग के बीच में गैपिंग भी होती है, तो कुछ स्टोन क्या होगा, उस गैपिंग के थ्रू स्ट्रेट पास हो जाएगा, तो उसकी आवाज़ तो उसे सुनाई नहीं देगी। दिस इज़ बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ गैप इन द फेंस विच अलाउज द स्टोन टू पास थ्रू देम। यहाँ वही लिखा है कि जितनी 10 के 10 पत्थर उसने फेंके तो 10 पत्थर की आवाज़ उसे नहीं सुनाई दी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो गैप्स थे, हमारा जो फेंसिंग था, फेंसिंग के बीच में बहुत सारे गैप्स थे, जिसकी वजह से स्टोन उससे पास हो जा रहे थे। फॉलोइंग द सिमिलर रीजनिंग, तो इसी बात को उन्होंने ध्यान दिया, उसी बात को फॉलो करते हुए उन्होंने क्या कहा, रदरफोर्ड कंक्लूडेड फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दैट, तो इस बात को उन्होंने ध्यान रखा और उसके बाद में कंक्लूज़न पर क्या पहुँचे। उनका कंक्लूज़न था, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज़ एम्प्टी because most of the alpha particles passed through the gold foil without getting deflected। तो अब क्योंकि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो था बिना डिफ्लेक्ट किए हुए स्ट्रेट एकदम पास कर गए थे, तो इसलिए उन्होंने कंक्लूज़न निकाला कि हमारा जो एटम है उसके अंदर मैक्सिमम स्पेस जो है वो एम्प्टी है। एटम के अंदर स्पेस एम्प्टी स्पेस से भरा हुआ एटम हमारा। सेकेंड कंक्लूज़न क्या निकाला, very few particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of the atom occupies very little space। बहुत कम पार्टिकल थे जो कि अपने पाथ पर डिफ्लेक्ट हो गए थे। इससे ये पता चलता है कि पॉजिटिव चार्ज एटम में कुछ बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। पॉजिटिव चार्ज तो है लेकिन बहुत थोड़े से जगह पर पॉजिटिव चार्जेस अवेलेबल हैं। थर्ड कंक्लूज़न उन्होंने क्या निकाला, अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, इंडिकेटिंग दैट ऑल पॉजिटिव चार्जेस एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। कहने का क्या मतलब है कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें से बहुत कम ऐसे पार्टिकल थे, अल्फा पार्टिकल थे, जो 180 डिग्री के एंगल 180 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे थे। मतलब 180 डिग्री का एंगल फॉर्म किए, मतलब जैसे गए जहाँ से टकराए वहीं पे से फिर वापस लौट करके आ गए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो हमारा गोल्ड एटम के सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड हैं, गोल्ड एटम के सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी बहुत ही छोटे जगह पर हमारे सभी पॉजिटिव चार्जेस अवेलेबल हैं। फ्रॉम द डेटा ही ऑल्सो कंक्लूडेड that the radius of the nucleus is about 10 to the power 5 times less than the radius of atom। तो रेडियस ऑफ एटम के रेडियस से कंपेयर करके उन्होंने देखा कि हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस 10 टू द पावर 5 टाइम्स छोटा है हमारा एटम के कंपैरिजन में। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम विच हैड द फॉलोइंग फीचर्स। अब ये सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद रदरफोर्ड ने एक एटम का न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम उन्होंने रिप्रेजेंट किया। उस न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम में के कुछ फीचर्स थे, वो फीचर्स इस प्रकार हैं। पहला है, देयर इज़ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। हमारे एटम में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर है, उस सेंटर को उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। तो हमारा जितना भी एटम का जो भी मास है वो हमारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। सेकेंड फीचर उन्होंने क्या बताया, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं वो हमारे न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते रहते हैं।
थर्ड क्या बताया उन्होंने, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम, यानी एटम के कंपैरिजन में हमारा जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस का साइज़ बहुत ही छोटा है। ये 3 उन्होंने फीचर्स दिए थे न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम जो उन्होंने रिप्रेजेंट किया, उसके फाइनली 3 फीचर्स उन्होंने दिए ना। अब हमारे रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम रिप्रेजेंट किया। अब इस मॉडल के भी कुछ ड्रॉबैक्स निकल गए थे। तो ड्रॉबैक्स क्या थे? ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, यानी हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। उन्होंने कहा था एनी पार्टिकल इन ए सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एसिलरेशन। तो अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो वो पार्टिकल हमारा स्टेबल तो नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल जब मूव करता है तो उसमें क्या होता है, एसिलरेशन आता है। एंड ड्यूरिंग एसिलरेशन चार्ज्ड पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी, और जब बॉडी एसिलरेट करता है तो जो चार्ज पार्टिकल है वो एनर्जी भी रेडिएट करती है। दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो इस तरह से अगर हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो रिवॉल्यूशन के दौरान वो एनर्जी लूज़ करेगा, और अगर वो एनर्जी लूज़ करता रहा तो एक स्टेज ऐसा आएगा जबकि वो न्यूक्लियस के सेंटर में, हमारा न्यूक्लियस के सेंटर में वो गिर जाएगा फाइनली। इन दिस वे इफ़ दिस वर सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल। अगर ऐसा हुआ तो इससे क्या पता चलेगा कि हमारा एटम वो हाईली अनस्टेबल होगा, एंड हैंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो, और मैटर हमारा इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करेगा। वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल। तो अगर ऐसा होता तो हमारा जो एटम है ये अनस्टेबल होता, लेकिन आज की डेट में हम क्या जानते हैं कि एटम हमारा एक स्टेबल पार्टिकल है। तो ये थे हमारे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स और उनके ड्रॉबैक्स जो हमने अब तक देखा। आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं। यदि कोई भी क्वेश्चन हो, किसी तरह की कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमारे DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछिए। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। बाय बाय।